ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस था कि वो अकेले ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टीन ने सोची भी, समझी भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। अल्बर्ट आइंस्टीन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स के इफेक्ट्स के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था। और इसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सोचने और समझने की कैपेसिटी देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टीन के पास एक स्पेशल ब्रेन है। इस बात का अंदाजा खुद आइंस्टीन को था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये भी इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टीन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिस्टन हॉस्पिटल में जब आइंस्टीन की डेथ हुई तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टीन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में ऐसा क्या है। आइंस्टीन के ब्रेन को चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हैरवी थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद जब प्रिस्टन हॉस्पिटल को डॉक्टर हैरवी की इस हरकत का पता चला तो उनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा। बट डॉक्टर हैरवी आइंस्टीन के बेटे हंस अल्बर्ट से जैसे तैसे ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उनके फादर के स्पेशल ब्रेन के अंदर छिपे राज से पर्दा उठाकर दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। डॉक्टर हैरवी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये सिर्फ उनका ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। आइंस्टीन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हैरी प्रिजर्व कर चुके थे, वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और फिर उसको 240 छोटे छोटे पीसेस में काटकर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छिपा दिया। इसी मामले को लेकर डॉक्टर हैरवी और उनकी वाइफ के साथ कई बार झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उनकी बीवी अक्सर उनको धमकी देती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों को डाइवोर्स लेना पड़ा और डॉक्टर हैरवी ब्रेन लेकर किन्सास की सिटी विचिटा चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे और वहां अपने खाली टाइम में आइंस्टीन के ब्रेन पर स्टडी करने की कोशिश करते थे। इसके बाद वो कई बार अलग अलग जॉब छोड़कर आइंस्टीन का ब्रेन लेकर अलग अलग शहरों में घूमते रहे। कई साल बीत गए लेकिन डॉक्टर हैरवी आइंस्टीन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च नहीं कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया, वो उनके ब्रेन को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट को भेजेंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 साल बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टीन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 साल तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि आइंस्टीन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन की कॉर्पस कॉलोजम नाम के हिस्से में पाया गया। आपको तो पता ही होगा कि इंसान का दिमाग दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो पहले ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे बॉडी के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे बॉडी के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन बॉडी के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और राइटिंग यानी लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानना, आर्ट और म्यूजिक स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इन सब में कॉर्पस कॉलोजम का क्या काम है। मान लो आप कीबोर्ड में टाइपिंग कर रहे हो या फोन में और आपके दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फाबेट हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है तो कुछ उल्टा हाथ। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो आप तुरंत अपना राइट हैंड इस्तेमाल करके उस मिस्टेक को ठीक किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो फौरन लेफ्ट ब्रेन से सिग्नल भेजकर वो मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसे कॉर्पस कॉलोजम कहा जाता है। आइंस्टीन का कॉर्पस कॉलोजम आम इंसानों से कुछ ज्यादा बड़ा था, यानी उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टीन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिचुएशन को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कॉलोजम के बड़े होने के अलावा आइंस्टीन के ब्रेन का पेराइटल भी आम इंसानों से काफी अलग था।
रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफ़ी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। अल्बर्ट आइंस्टीन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन्स ज़्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर में बताई गई। जब आइंस्टीन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का ब्रेन 1400 ग्राम का होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इनके ब्रेन की लाइनिंग काफ़ी पतली थी, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी वही था, आइंस्टीन स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आई। रिसर्च के बाद मालूम चला अल्बर्ट आइंस्टीन जब पैदा हुए थे तब वो पूरे 5 साल तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा सोचों में ही गुम रहते थे। उनके पास चीज़ों को मेमोराइज करने की पावर कम थी, यहाँ तक कि सिंपल मैथ के टेबल भी याद करने में मुश्किल होती थी। वो मैथ्स और नंबर को लॉजिकल तरीके से प्रोसेस करने के मास्टर थे, ना कि उनको रट्टा लगाकर याद करने की। स्कूल लाइफ में हर सब्जेक्ट में आइंस्टीन फेल होते थे। सिर्फ मैथ और साइंस दो ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें सबसे ज़्यादा नंबर आते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टीन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक उनके पास भूल गए और अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिर्फ एक ही दिन में वो पूरी बुक पढ़कर ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर कर बैठे। ना सिर्फ इतना बल्कि 14 साल की उम्र में वो इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ्स और साइंस में इतनी स्ट्रांग ग्रिप थी कि जब वो क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर भी घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टीन के सवाल अक्सर प्रोफेसर के ऊपर से भी गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉस को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे, और यही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टीन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला, और इसी वजह से पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। आज भी आइंस्टीन की थ्योरी के बिना साइंस अधूरी है। कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने नतीजा निकाला कि आइंस्टीन का ब्रेन उनका पैदा होने के बाद स्पेशल बना, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी उनको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपने दिमाग की मदद से जवाब तलाश करते थे। छोटी उम्र में ही ऐसा करने से ब्रेन उसी हिसाब से डेवलप होता गया। आज भी आइंस्टीन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका के द मटर म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से प्रिजर्व करके रखा गया है।